चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। टीएस सिंहदेव के इस बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर सुगबुगाहट का दौर शुरू हो गया है। कयासों का बाजार फिर गर्म है। टीएस बाबा के बोल के अब मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि टीएस सिंहदेव आखिर 2023 के लिए क्या प्लान बना रहे हैं। खैर, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया भी दी है। सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। कुछ लोग सिंहदेव के बयान को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हो। तो कार्यकर्ताओं से सभी, ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना हो तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं। तो उन्होंने, बाबा साहब ने गलत क्या कहा? मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, भी सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। वहीं बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने सिंहदेव के बयान पर कहा कि कांग्रेस नेता एकला चलो की नीति से व्यथित है। कांग्रेस का आक्रोश सतह पर आने लगा है। सिंहदेव अनदेखी के चलते पंचायत विभाग से इस्तीफा भी दे चुके हैं। यह इस बात का घोतक है, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है। जाहिर है कि टीएस सिंहदेव सत्ता की रेस में 2018 में चूक गए थे। सीधे तो नहीं, लेकिन बीच बीच में उनकी दावेदारी सामने आती रहती है। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर उन्होंने अपनी दावेदारी से खलबली मचा दी थी और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय भी शेष है। ऐसे में टीएस सिंहदेव के इस बयान ने फिर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से सिंहदेव छाए हुए हैं। 2023 में सिंहदेव का भविष्य क्या होगा? क्या वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? इसे लेकर पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। कहीं सिंहदेव चुनाव के पहले कोई धमाका तो नहीं करने वाले हैं? हालांकि आज इस बयान को मुख्यमंत्री ने अलग तरीके से मैनेज करने की कोशिश की। उन्होंने यह कहकर सियासी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है कि सिंहदेव ने कुछ गलत नहीं किया है। मतलब बेहद साफ है कि सिंहदेव ने जो बयान दिया है वो बयान अपने आप में पर्याप्त है कि सिंहदेव सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो आगे चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये सीधे तौर पर सिंहदेव डिसाइड करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो सिंहदेव की जो बात सामने आ रही है वो बेहद साफ है। कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश है कि नाराजगी तो है। 2.5 साल का जो मामला था बेशक अब 4 साल तक पहुंच गया, लेकिन सिंहदेव गाहे बगाए अपनी इच्छा को बताने से भी परहेज नहीं करते। सूरजपुर में दिया गया उनका नया बयान भी उसी खींच की तलखी के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो बड़ा कदम क्या होगा? वो बड़ा कदम कांग्रेस के साथ वाला होगा या फिर कांग्रेस के बाद वाला? क्या सिंहदेव आलाकमान से कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं या फिर चुनौती देकर सियासत में सनसनी पैदा करना चाह रहे हैं? आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बाबा के बोल कितने गोल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित साहू जी मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति में पैनी नजर रहती है उनकी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले रामावतार जी के पास ही चलते हैं। रामावतार जी, ये मायने क्या है? ये चैलेंज है, चुनौती है, ये है क्या? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। रामावतार जी। इस बयान से ये समझ आ रहा है कि टीएस बाबा जी कुछ भी सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कदम होगा, किस तरह की उनकी गतिविधियां होंगी और अपने पार्टी के भीतर क्या वो सुरक्षित हैं, क्या उपेक्षा के शिकार हैं, क्या वो आप पार्टी से एक बार निमंत्रण मिला था उसी तरह से वो जाना चाहते हैं, या रणनीति उनकी क्या होगी? आगे रणनीति का खुलासा उन्होंने नहीं किया,
मगर बहुत कुछ संकेत दिया है। इस संकेत को दो तरफे दे सकते हैं। जैसे एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, वो भी सोच सकते हैं कि पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने जगह हम अपने भतीजे को लड़ा सकते हैं क्या, या और भी रणनीति अपनाएंगे। ये भी बात सोचिए कि पॉजिटिव बात भी वो सोची जाती है, निगेटिव भी सोचा जाता है। पॉजिटिव क्योंकि 2.5 साल का मुद्दा था, 2.5 साल के मुद्दे के बाद उनको पद नहीं मिला तो हो गया। उसके बाद एक विभाग था, वो भी गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि जो वर्तमान में जिस विभाग में काम कर रहे हैं, वो भी विभाग के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं है। वो विभाग के जो जिस तरह से रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस पर सवाल उठाएं। अभी 2 दिन पहले हाल में प्रशासनिक फेरबदल हुआ, उनके अधिकारियों को बदल दिए गए। तो इस तरह से उनके माफिक जो है, मनमाफिक उनका राजनीतिक गतिविधियां चले, प्रशासनिक गतिविधियां चले, मान सम्मान बढ़े, ये एक तरह से कहीं न कहीं समन्वय, संवाद, एकजुटता जो चुनाव के पहले था वो कहीं न कहीं नहीं है। वो एक प्रदर्शित करने की कोशिश कई बार किया। इसके पहले विधानसभा में वो उठ के आ गए थे कि मेरा अपमान हो रहा है, एक बार आ चुके हैं, विभाग छोड़ चुके हैं। तो ये कई कदम उन्होंने ऐसे उठाए हैं जिससे कई बार कांग्रेस की फदियत हुई है, कांग्रेस को मुश्किल में आना पड़ा है। तो ये गतिविधियां ये संकेत दे रहा है कि सरगुजा के बाबा जो है, सरगुजा इलाके में जो इतने शांत बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, और विपक्षी उसको किस तरह से लेते हैं, उनको गेंद को पाले में लेने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये भी एक समझने की चीज है। जी धनंजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी 2.5 साल, चलिए 4 साल हो गया है, नाराजगी दूर क्यों नहीं हो पा रही? क्या पार्टी छोड़ सकते हैं बाबा? क्योंकि बयान के मायने नहीं समझ में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात हुई थी, कभी बीजेपी की बात होती है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को डैमेज होता है जब भी इस प्रकार का बयान आता है? कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो कांग्रेस को हो रहा है। धनंजय जी देखिए आदित्य जी, टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, और अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के प्रति भी उनकी उतनी ही निष्ठा और उतनी भाव है, उतना ही विश्वास है। इसीलिए उन्होंने कहा कि चूंकि 2023 में इलेक्शन होने हैं, और स्वाभाविक सी बात है जो भी अभी वर्तमान में विधायक हैं, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, या कोई अन्य दल का विधायक हो, चाहे निर्दलीय कोई विधायक रहा हो, वो अगर 2023 के इलेक्शन के विषय में सोचता है तो सबसे पहले उसे अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता से संपर्क करना पड़ेगा, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से अपनी बात रखनी पड़ेगी, और कार्यकर्ता ही नेता का भविष्य तय करता है। ये भी एकदम 101% बात सत्य है। और कांग्रेस पार्टी में सिस्टम भी वही है कि अगर क्षेत्र में किसी को विधानसभा का टिकट देना हो, पार्षद का टिकट देना हो, वार्ड में या लोकसभा का टिकट देना हो, तो कार्यकर्ताओं से राय मशूरा की जाती है, और हमारे तमाम जो नेता है कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि वो अमुक क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कार्यकर्ताओं के सामने अपने एजेंडा को रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव जी चूंकि सूरजपुर क्षेत्र में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बात कही वो 2023 के इलेक्शन की तैयारी को लेकर कही हो कि उनको अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ना है, अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना है। अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कार्यकर्ताओं को जाना पड़ेगा, और वही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, भाई अगर भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ना है तो पाटन कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपनी बात रखनी पड़ेगी, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी, हर विधायक को चीज करनी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता इस विषय में कोई बड़ी बात या किसी अन्य मतलब निकाले जाए, लेकिन जो बयान आता है उसके सभी अपने तरीके से बयान उसका मायने निकालते हैं, लेकिन बाबा साहब का स्पष्ट जो बातें हैं वो कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना है, कार्यकर्ताओं के साथ जाके बैठना है, और 2023 के इलेक्शन की तैयारी करना है, उस क्षेत्र में स्पष्ट समझ में आता है। जी अमित जी, रेवड़ी है आपके हाथ में तो बाबा नाराज हैं, बड़ा दिल करके ले लीजिए बाबा को, खुल्लम खुल्ली बात हो रही है। अमित शाह का तो फॉर्मूला यही है कि बाहर से जो आए उसको पद दिया जाए, और हमने असम में भी देखा क्या फॉर्मूला आपने अपनाया है। तो क्या बीजेपी लाने की कोशिश नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, भाई चले बाबा नाराज है तो हम ले आते हैं बाबा को? क्योंकि राजनांदगांव में एक बड़ी बैठक भी आपकी होने वाली, हो सकता है उसमें भी ये चर्चा हो। क्या लग रहा है अमित जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी अपने से प्रयास नहीं करती। अगर जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति होती है, जिनका मन भाजपा के प्रति होता है, जिनका मन हिंदुत्व के प्रति होता है, वो उनका भारतीय जनता पार्टी निसंदेह स्वागत करती है। और आज देखो कब तक अपमान सहेंगे बाबा जी। 2.5 साल का फॉर्मूला था, वो भी उनके हाथ से निकल गया। उनके खुद के विभाग में उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने एक विभाग को भी छोड़ दिया कि मैं बेवजह इस विभाग की बदनामी नहीं लेना चाहता।
और उसके बाद भी लगातार सरकार के सूबे के जो मुखिया हैं वो लगातार उनका अपमान, लगातार उनका तिरस्कार करते आ रहे हैं। देखो, और आदमी कब तक अपने अपमान को सहन करेगा, कब तक अपने अपमान को झेलेगा? कभी ना कभी तो उनका मन भी जो होगा कि अब बस बहुत हुआ। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो खुद को उनके पार्टी से, उनके पार्टी के जो मुखिया है, उनके पार्टी के जो मुख्यमंत्री है उनसे है। ऐसी नाराजगी का कुल फायदा मिला के लेकिन अक्सर इसीलिए भारतीय बाबा जनता के पार्टी जो उठाती बोल है है, अमित जी। हमने पुराना इतिहास देखा है, ऐसी नाराजगी की तलाश में भी रहती है भारतीय जनता पार्टी अक्सर। देखिए, तलाश आप लोग को निसंदेह रहती होगी, मगर कभी फायदा भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाती। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी जो लोगों को अवसर देती है, उनके प्रतिभा को निखारने का अवसर देती है, उनके प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर देती है। और आज कांग्रेस ने इतने बड़े प्रतिभावान नेता को उनके प्रतिभा को निखारने का अवसर ही नहीं दे रही है। धनंजय जी सुन लीजिए, कहीं ना कहीं प्रतिभा उनका मन को जो है निखारने का विचलित हो अवसर नहीं चुका दे है। रहे हैं। सुन लीजिए धनंजय जी। देखिए, मैंने पहले कहा कि टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं। और मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से लेकर कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता उनको प्रेम भाव से महाराज साहब और बाबा साहब कहते हैं और पूरा सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। और लेकिन अमित भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रतिभा, तो भैया आडवाणी जी में क्या गुण था जो उनको साइड में आप कर दिए? मुरली मनोहर जोशी में क्या गुण था, वो साइड कर दिया? भाई उनमें प्रतिभा नहीं था क्या? उनमें प्रतिभा नहीं था क्या? मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, वह भाजपा के पितामह है, हमारे आज जो भारतीय जनता पार्टी राम जी को साइड कर रहे हैं, अमित जी मैं आऊंगा आपके पास, सुन लेते हैं जी जी। को साइड कर रहे हैं, नंद कुमार शाह जी को साइड कर रहे हैं, तो क्या इनमें प्रतिभा नहीं है क्या? अरे आप अपने नेताओं की प्रतिभा की चिंता करिए। हमारे लिए टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ नेता है, सम्मानी नेता है और उन्होंने जो बात कही है वो 2023 के इलेक्शन से संबंधित कही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान की बात उन्होंने कहा है कि हमें कार्यकर्ताओं के से बात चर्चा करनी है। अब भाजपा में तो कार्यकर्ताओं से चर्चा होती नहीं है। अमित शाह जी और मोदी जी मिलकर तय कर देते हैं किसको टिकट देना है, किसको पद से हटाना है, किसको रहना है। हमारे में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है। हमारे सभी नेता, चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हो, ये तमाम जो लोग हैं वो कार्यकर्ताओं से लगातार सम्मान स्थापित करते हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं है तो कांग्रेस पार्टी में है। और प्रतिभा की बात कर रहे हैं तो अमित शाह जी, आप में भी तो अच्छी प्रतिभा थी, आपको भी हटा दिया भारतीय जनता मोर्चा से। क्या आप में प्रतिभा कुछ कमी थी क्या? क्योंकि आपका डिक्टेटरशिप है, जो शाह जी और मोदी जी चाहेंगे वो आपके होगा भाई। चलिए जवाब लेते हैं अमित जी, छोटा सा जवाब। देखिए, शायद धनंजय भाई भूल चुके हैं कि आज भी अगर किसी पार्टी में नैतिकता बची है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक निर्णयों पे चलने वाली पार्टी होती है। इनके जैसा नहीं कांग्रेस के जैसा कि इनके कांग्रेस के अंदर हर कोई एक अपना नेता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने नेतृत्व में कोई कुछ कर लेता है। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली होती है। और ये बात कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी की, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी की, तो ये हमारे पार्टी के आधार स्तंभ है। आज जो पार्टी का स्वरूप आप देख रहे हैं, दीर्घा में पहुंच गए, लेकिन ठीक है, उनके ही आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ हैं। और रही बात, धनंजय जी ने मेरी बात बोली, अरे आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इतनी छोटी सी कम उम्र में बनाया, ये क्या नहीं दिखा इनको? ये प्रतिभा का सम्मान है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और ये हमारी पार्टी के अंदर है। ये नैतिकता इसलिए, ये नैतिकता इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इस चैनल के माध्यम से बहस कर रहा हूँ। यही नैतिकता है हमारे पार्टी में और आपके पार्टी में। जमीन और आसमान का फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी। अभी 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, आज आप गुमान नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क बहुत है। रामतर जी, मेरा ये सवाल था कि क्या ये जो सिंहदेव की जो नाराजगी है, क्योंकि नाराजगी तो है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है कहना कि मैं चुनाव के पहले कोई बड़ा डिसीजन ले लूंगा, नुकसान कांग्रेस को होगा, ये नाराजगी दूर कर लेनी चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी। सिंहदेव की नाराजगी कितनी दूर तक जाती हुई आपको नजर आ रही है रामतर जी? देखिए, कांग्रेस में छत्रप की राजनीति चलती है। जिस सरगुजा इलाके में वो पूरे 12 के 12 सीट की टिकट बांटे और पूरा जिता कर लाए, अब उन क्षेत्रों में उनकी नहीं चल रही है, ये माना जा रहा है। उसके जगह उनके पार्टी के ही दूसरे गुट के नेताओं की चल रही है। तो अपने पार्टी के भीतर जो एक तरह से उपेक्षा हो रही है, दूसरे तरफ भूपेश बघेल का कद जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और आला कमान के करीब होते जा रहे हैं। तो एक तरफ जो है भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र में ही टीएस बाबा के क्षेत्र में उनकी नहीं चल रही है।
विभाग में भी अब ऐसे अधिकारी बिठा दिए गए हैं जो उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे रहेंगे? तो उसी दर्द को शायद उन्होंने छलकाया है कि ऐसे में राजनीति कैसे हो पाएगी, आगे की रणनीति कैसे होगी। रामोदर जी, लेकिन जो भी रणनीति लेंगे, रामोदर जी लेकिन जो छलकाने का जो समय आता है जब नाराजगी, तो बहुत अलग अलग समय पे आता है। अभी वो नाराजगी का समय उस समय है जब आपकी एक बड़ी बैठक कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की छत्तीसगढ़ में होने वाली, उसके पहले आपकी नई प्रभारी आने वाली है। ये ऐसे समय में नाराजगी आती है सामने, ये नाराजगी बताने का क्या सही समय होता है? अभी बहुत सही बात कहा आपने आदित्य कि टीएस बाबा जो निर्णय लेते हैं या फैसले लेते हैं, उनका टाइमिंग जो है वो सही नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। इसके कारण जो उनकी योजना है या उनकी रणनीति है वो इस तरह से सफल नहीं हो पाती, इसीलिए धीरे धीरे वो एक तरह से पार्टी के भीतर ही अपने किनारे होते जा रहे हैं। तो जो मुद्दे हैं, जिस तरह से वो भोले भाले इंसान है, सौम्य है, बड़े रणनीतिकार नहीं है, ऐसे इमेज जा रहा है उनका। जिस तरह से रणनीति है, वो रणनीति शायद उनकी कांग्रेस के भीतर कमजोर हो रही है, उनका गुट है वो कमजोर होते जा रहा है। तो एक तरह से कांग्रेस में जो जिस तरह से वो हैं, जिस कद से वो आए थे, वो धीरे धीरे कद जो है वो कमजोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उनसे जो कनिष्ठ मंत्री हैं, नेता है, उनकी चल रही है या उनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं उनका दर्द है, उनकी सोच है, जो एक तरह से जबान में आ गया है। तो इसके समय रहते अगर कांग्रेस ने इसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, जिस नुकसान को भाजपा बहुत यहाँ बारीकी से देख रही है। ऐसे मौके की तलाश में भी होती है। जो इस एक समय देखिए, एक समय विद्याचरण गुट, श्यामाचरण गुट, मोतीलाल बोरा गुट, अजीत जोगी गुट, अनेक तरह से गुट थे। अब कांग्रेस में ज्यादा गुट नहीं बचे हैं, पूरे राजनीति जो है भूपेश बघेल के इर्द गिर्द है। ऐसे में बाकी नेताओं को, महंत जी हैं या टीएस बाबा हैं, तो महंत जी कुछ बोलते नहीं हैं, मगर टीएस बाबा जी समय समय पर अपने दर्द को छलका देते हैं कि कहीं न कहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो कई भीतर भीतर की जो चल रही है गतिविधियां, उसमें से कुछ हिस्से को उन्होंने लाकर कुछ होने वाला है, कुछ सोच रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, ये उन्होंने एक तरह से बताया है। ठीक, धनंजय जी, इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा अब इतना बड़ा हो गया कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन पार्टी में होगा, कौन नहीं होगा। अकेले चुनाव जिताने में वो सक्षम है। लेकिन सीएम ने जो बात कही है, आज जो बयान दिया, क्या उसके मायने केवल वही हैं? नई प्रभारी अभी आपकी आई नहीं है, आने वाली है। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, बड़ी एक बैठक, राष्ट्रीय स्तर की बैठक कहीं ना कहीं अगले महीने फरवरी में होने वाली है। ये जो बयान अभी आ रहा है, प्रभारी आने वाली है, बड़ी बैठक होनी है, उसके पहले इस प्रकार के जब बयान आते हैं, नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं, तो महंगा नहीं पड़ता इस प्रकार का बयान, धनंजय जी? नहीं, कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है। इसलिए कहीं नुकसान की बात नहीं है, बाबा साहब ने जो बातें कही है सहज भाव से, सरल भाव से कही है। क्योंकि हमेशा वो सहज भाव से बात कर, जब भी मीडिया से उनकी चर्चा होती है, मीडिया का जो सवाल होता है, उनके बहुत सरलता से जवाब देते हैं। वो अलग विषय कि उनके जो जवाब जो होते हैं उसके बाद में अलग अलग मायने जो निकाले जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा उनका जो अभिभाव था बोलने का, सीधा सीधा ये था कि भाई विधानसभा 2023 में इलेक्शन है, अभी 1 साल मुश्किल से चुनाव बचे हुए हैं। स्वाभाविक बात है, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं समाधि स्थापित करना है। मैं अपनी बात, जैसे आप सोचिए कि मान लो मेरे को कहीं चुनाव लड़ना होगा, तो मैं उस क्षेत्र कार्यकर्ता के पास जाके अपने मन की बात तो करूंगा, भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे आप लोगों से संवाद स्थापित करना है, मुझे आप लोगों से मार्गदर्शन चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता ही तो भविष्य तय करेंगे ना कि वहाँ विधायक कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब बहुत सहज भाव से बात कही है और मुख्यमंत्री जी ने भी बातों को समर्थन किया कि चुनाव के पहले कोई बड़ा निर्णय ले सकता हूँ। इसका मतलब नहीं समझ में आया, क्या मतलब था? बड़ा निर्णय, कौन सा बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, और वो भी चुनाव के पहले? देखिए, ये इस चीज़ों का बेहतर तरीके से जवाब और स्पष्टीकरण तो बाबा साहब ही दे पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, इस विषय में निर्णय लेना चाहते होंगे, क्योंकि एक लंबे समय से उनका अनुभव है, तो वो उस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, एक चीज़ें बोलचाल की भाषा में हो सकती बोले हों, लेकिन बेहतर स्पष्टीकरण बाबा साहब दे पाएंगे। लेकिन उनके जो बयान है उससे एक बात समझ में आ गया है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान है, बाबा साहब ने उस चीज़ों को सामने रखने का काम किया है। और मत कहा ना, कांग्रेस ही नहीं, हर
पार्टी के नेता जो विधायक अभी हैं, अगर वो 2023 में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो अपनी भाव को उनको रखना पड़ेगा कार्यकर्ताओं के बीच में जाके। वो अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता उनकी बात भाजपा में ना सुनी जाए, क्योंकि वहां मोदी और शाह जी जो बोल दिए वो अंतिम होता है, खाता ना बही, और मोदी शाह जी ने जो कहा वो सही, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से स्थिति डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे लोकतंत्र है, सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है और नेता बात करते हैं वहां। क्योंकि एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं, जब 2018 के इलेक्शन में हम गए तो आप देखेंगे हमारे पार्टी ने तय किया कि वार्ड स्तर पर जाके, ब्लॉक स्तर पर जाके आपको विधानसभा की दावेदारी प्रस्तुत करनी है। वहां से कार्यकर्ताओं का रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद आपके टिकट के विचार किया जाएगा। तो हमारे सिस्टम में है वो। ठीक, अमित जी, आपके पास कोई चेहरा तो है नहीं। पुरेंद्रेश्वरी ने भी बोल दिया हम मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे। अभी नए प्रभारी आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कोई चेहरा तय नहीं है, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या चेहरा तलाशने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि सरगुजा और बस्तर, ये दोनों पे फोकस आप बढ़ा रहे हैं और बहुत साफ है, विरोधी हैं। कहीं ना कहीं आप प्रयास भी वैसे ही करते हैं कि विरोध अगर जिस जगह हो तो वहां ज्यादा मेहनत की जाए। और निश्चित तौर पर 14 सीटें सरगुजा में है, 12 सीटें बस्तर में, 26 सीटों का ये पूरा गणित है। सरगुजा पर ज्यादा फोकस तो नहीं हो जाएगा अमित जी भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, ऐसा नहीं आदित्य जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से ही यही रीति नीति रही है कि संगठन हर कार्यकर्ताओं के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। हमारे यहाँ स्पेसिफिक कोई चेहरा नहीं होता। बाद में जब संगठन ने जिस पर मुहर लगा दी उस पर सभी कार्यकर्ताओं की, सभी समस्त विधायकों की हामी होती है। हमारे संगठन का निर्णय होता है। ऐसा हमारे यहाँ कोई चेहरा नहीं होता। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता का चेहरा होता है, कमल फूल ही हमारा चेहरा होता है। उस पर ही हम चुनाव लड़ते हैं। याद दिला दो थोड़ा सा जी। देखिए, वो तो समय समय पर निर्णय लेना पड़ता है और आने वाले समय में पार्टी निर्णय लेगी इस पर भी। निसंदेह अभी कार्य समिति की बैठक है 25 को राजनांदगांव पे, उसमें भी कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है आदित्य जी। नहीं तो वही तो निर्णय हम जानना चाह रहे हैं कि सरगुजा पे फोकस बढ़ जाएगा कि चेहरा जी के चेहरा को बता रहे थे। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, अभी हमारी लोकसभा स्तरीय बैठक चल रही है, उसमें एक एक विधानसभा की समीक्षा हो रही है। लगातार सभी कार्यकर्ताओं से बूथ और शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ताओं की लगातार नियमित बैठक हो रही है। लोकसभा वाइज सभी सांसदों को जिम्मेदारी गई है, वहां पर रहने वाले वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नेता जाकर कार्यकर्ताओं का मन पढ़ रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनसे एक राय ले रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये सब पार्टी के निर्णय होंगे और ये 24 तक के सारे निर्णय आ जाएंगे। एक नेता है आपके, आज तो होगा ही बिल्कुल। मैं जिक्र करना चाहूंगा, उनका हेलमेट पहन के बैठे थे आज दुर्ग में एक कार्यक्रम में। वो कह रहे हैं कि आदिवासी चेहरा होगा मुख्यमंत्री। अभी दूसरी बात आ रही थी कि रमन सिंह अभी बता रहे हैं वो चेहरा है, तीसरा एक और चेहरा, और ये चौथा हो सकता है जो अभी विरोध कहीं ना कहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में वो भी एक चेहरा ना बन जाए आपके। तो ये क्या चेहरा कोई तय है कि ऐसी गोल गोल रानी इतना इतना पानी, वो कहावत हमने सुनी थी, वैसी भारतीय जनता पार्टी चलते रहेगी? क्योंकि चेहरा तो चाहिए अमित जी, ये बात बिल्कुल साफ है। नेता प्रतिपक्ष जब थे, हमने देखा था टीएस सिंह, तो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। आपको ऐसा एग्रेसिव बंदा तो चाहिए, एग्रेसिव नेता तो चाहिए जो कहीं ना कहीं जनता की चीजों को लेकर सड़क पर उतर सके। वो चेहरा तो चाहिए अमित जी। चेहरा ऐसा आपको लगे कि चेहरे की जरूरत नहीं, लेकिन चेहरा तो हर चुनाव में कोई ना कोई चेहरा चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, मंथन निरंतर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आने वाले समय में उस चेहरों को भी हो सकता है हमारी पार्टी डिस्क्लोज करे, बाहर लेकर आए और कार्यकर्ता भी उसे हृदय स्वीकार करे। हो सकता है ये चेहरा की तलाश में भी पूरी पार्टी लगी है। हो सकता है आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। देते जी, चलिए अमित जी, विश्वास कर रहा हूं कि आपका भी एक चेहरा हो विधानसभा में जब 2023 का चुनाव सामने आए। धनंजय जी, छोटी सी अपनी बात रखेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में ना तो मुद्दा है, ना तो चेहरा, ना नीति है। और 15 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, किसानों के आत्महत्या के सारे घटनाएं पड़ी हुई है। और आज आप देखे होंगे भिलाई की घटना, जो भिलाई घटना देखे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह का नतीजा है। वहां पे पथराव करने वाले भी भाजपा थे, पत्थर खाने वाले भी भाजपा ही थे। और पूर्व में जो भाजपा जितने भी कार्यक्रम हुआ ना जी, आप देखेंगे भाजपा नेताओं के बीच में। और अमित शाह जी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन के आए, तो इनको ही वहां के भाजपा कार्यकर्ता कमरे में बंद कर दिए थे। वहां गुटबाजी चरम सीमा पर है। जो पथराव किए हैं वो भी भाजपा ही है, पत्थर खाने वाले भाजपा ही हैं। तो इनका कुछ भी हो सकता है, गुटबाजी चरम सीमा पर है। और ये आपसी लड़ाई से पहले निपट ले, फिर कांग्रेस के बारे में सोचेंगे। 10 सेकंड अमित जी।
देखिए, कहीं ना कहीं पथराव करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इसलिए बचाव में माननीय राजेश चंद्राकर जी ने हेलमेट पहनकर आज अपना उद्बोधन किया। और इनकी कुसंस्कृति जनता के सामने आ चुकी है, इनका भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गया है, इनका चेहरा जनता के सामने आ गया है। 2023 में जिस जनता ने भरोसा किया था, 71 विधायक चुन के भेजे हैं, काम करने के लिए भेजे हैं, मगर ये तो काम चोरी कर रहे हैं। तो जनता निर्णय लेगी 2023 में, निसंदेह जनता निर्णय लेगी 2023 में। जिस विश्वास के साथ जनता ने सरकार बनाया, उस भरोसे को तोड़ा है कांग्रेस ने और गिराया। देखिए, बाबा के बोल सामने आ रहे हैं, बहुत साफ है। 2023 के पहले कांग्रेस को अपनी अंतर्कलह दूर करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन सरगुजा की अगर हम बात करें तो 14 की 14 सीटें अगर जिताकर लाए थे तो टीएस सिंहदेव लाए थे। अगर उनकी नाराजगी है, अभी समय बहुत है चुनाव को, नाराजगी दूर की जा सकती है, क्योंकि नाराजगी का फायदा उठाना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई जानता नहीं। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।